सुनो बेटा, हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके थे? हम लोग एक तो ये पढ़ चुके थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है, किसी भी डेटा को रो और कॉलम में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मान लो किसी के अंदर में रो बेटा 2 है और कॉलम 3 है, तो 2 क्रॉस 3 लिखेंगे, ये होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें एक रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, इक्वल मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, जीरो मैट्रिक्स था, इक्वल मैट्रिक्स, इतने ढेर सारे पढ़े थे। ठीक है, आगे सुनो। उसके बाद में ऑपरेशन, ऑपरेशन मैट्रिक्स में क्या क्या कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्ट पढ़ेंगे। मैंने ये करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये क्वेश्चंस कराए थे अच्छे अच्छे से कुछ, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने लिखा दिया था सारा का सारा, ये क्वेश्चन भी करा दिया था, और ये भी हो गया था। प्रॉपर्टीज भी लिखा दी थी, इसकी अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन जिन बच्चों का छूटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं बेटा, 15 मिनट में हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, ये भी मैंने शायद लिखा दिया था, पक्का। ये क्या लिखा दिया? नहीं लिखा है, ठीक है, ये तो लिखा दिया है ना। अच्छा सुनो बेटा, सारे बच्चे हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सीधी सीधी बात ये है, अगर कोई कांस्टेंट है तुम्हारे पास में और कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर तुम दो मैट्रिक्स में कर रहे हो तो इसके साथ अलग होगा, इसके साथ अलग होगा। ठीक है बच्चा। ऐसे ही अगर माइनस लैम्डा है तो माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम माइनस बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दोनों लिख लो, दोनों लिख लो। ये लिख लो, हेडिंग ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर पहली प्रॉपर्टी लिख के ऐसा लिख दो, ये कॉपी कर लो एग्जैक्ट, ये बाद में काम में आएंगी। होता कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस इतनी बार करोगे ना खुद ही चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ बेटा, नहीं कराया था, लिखाया नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पक्का नहीं लिखाया। चलो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बता देता हूँ, पहले ये लिख लो फिर मैं बता दे रहा हूँ, तो वहीं पे कहीं छोटी सी जगह निकाल के लिख लेना। तो लिखा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बता। सुनो बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, उसको बेटा हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये ए से न डिनोट करके इसको बेटा हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब मेरी एक मज़ेदार बात सुनना, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाई थी, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में फिर निकली थी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हों, बाकी के सारे जीरो हों। डायगोनल से फिर निकाला था मैंने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होता है कि बेटा ये फैन ऑफ कर दे, बहुत आवाज़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, एसी चल रही है, बंद कर दो ये। चिल्ला चिल्ला वो नहीं बेटा, वो उसको खींचो। बहुत बढ़िया, बंद करना भाई, एक बार और। ठीक है, अब सुनो, स्केलर तो समझ में आ गया। स्केलर में होते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, और अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन बन जाएं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर वन बन जाते हैं तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। कभी कभी तुम बुक्स में ऐसे लिखा देखोगे बेटा, ये आई लिखा, कभी कभी लिखा होगा इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, कभी ऐसा भी लिखा होगा 1001, ये 2 क्रॉस 2 की है। बुक्स में तुम ऐसे लिखा देखोगे I3 लिखा होगा। I3 का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 लिखा हो उसका मतलब क्या है, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन से भी लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा तो ये लिखना चाहो वहां पे जहां पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वहां लिख लो, नहीं तो याद हो गया होगा। ये तो इतनी बार यूज करोगे रट ही जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इसी को बच्चा हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट का मतलब ही वन होता है। आगे बढ़े, आयुष जल्दी लिख बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करा दो, एक बार इसके साथ करा दो,
ऐसा पॉसिबल होता है, कोई टेंशन नहीं। अल्फा भी क्या कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है बेटा, नहीं अल्फा नहीं है, ये है लैम्डा, ये लैम्डा है, ये क्या है म्यू। अल्फा और म्यू कांस्टेंट है, तो ये अल्फा म्यू का अलग से मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दो, मैट्रिक्स बगल में लिख दो, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये दो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो, जल्दी लिखो। तो ये दोनों के दोनों कोई कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यू दे रखी है। कौन, लिख लो, ये लिख लो, अच्छा लगेगा, स्टेटमेंट में आलस क्यों फैला रहे, लिख ले बेटा। और कमिंग संडे मतलब ये संडे छोड़ के जो नेक्स्ट संडे है उस संडे टेस्ट है बेटा मैट्रिक्स का, इस संडे नहीं होगा क्या, नहीं नहीं इस संडे नहीं हो पाएगा ना, इस संडे क्या यार, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, एटलीस्ट मैं ट्रांसपोज और ये सब कुछ करा दूं ना। क्या, तुम्हारे स्कूल वाले कितनी भी तेज दौड़े हमसे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, हमारा सितंबर में कोर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हो जाता है, अच्छे से एक एक टॉपिक। वहाँ क्या है, वहाँ टॉपिक करा दिया, यहाँ पे एक ही चीज़ समझा समझा के करा दी जाएगी, सारी चीज़ें कराऊंगा। क्या क्या जिन बच्चों को नहीं पता है, कंप्लीट एनसीईआरटी कराऊंगा बेटा, कंप्लीट एनसीईआरटी। और सारे बच्चे जो पीसीएम वाले हैं हवा में मत उड़ना, डायरेक्ट आईआईटी और वो उसका जो सपना है ना उसको करना है तो पहले बेसिक से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 10 इयर्स पेपर, जब ये आ जाए उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई। थर्ड पॉइंट, ये छोटा सा है, जो प्रॉपर्टी पड़ी ना उसी के बेस्ट। अभी मेरे को अर्शप्रीत बताइए, अर्श एक बात बता, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई बेटा बाहर है, तो ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, सही बात है, बिल्कुल सही है। 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा। फिर उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हर जगह, उसके बाद क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। मैं करके बताता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, पहले जल्दी लिखो, तुम क्वेश्चन लिखो फिर मैं करके बताता हूँ, जल्दी लिखो। तुम लोग करना चालू कर दो, मैं भी करता हूँ। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें किया तो इट बिकम्स 2x², 2x, 3x, x², प्लस साइन लगाया, ये बेटा 16 बन गया, 8 बन गया, 10x बन गया और ये 8x बन गया। 2 टाइम्स x² प्लस 8, 48, 20 और 12x, ये बना। पहले लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे बेटा, कैसे ऐड करते हैं, इन भाई साहब को इसके साथ ऐड करते हैं ना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो ऐड करोगे ये आ जाएगा 2x² प्लस 16, ये बन जाएगा 2x और 10x बन गया बेटा 12x। कॉपी नहीं करना, अपना अपना करो। 3x प्लस 8, इन दोनों को ऐड किया तो x² प्लस 8x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, अच्छा लगेगा। ये बन जाएगा 2x² प्लस 16, 48, 20 और 12x। ये करने के बाद में बस कंपैरिजन कर दो बेटा, कंपेयर कर दो बाई कंपेयरिंग। कंपेयर करना बड़ा आसान होता है, देखो पहले को पहले से कंपेयर करोगे कोई लॉजिक नहीं, सब कट पिट जाएगा। लेकिन इस वाले को बेटा इससे कंपेयर कर लो, तो 12x इक्वल टू 48 लिखा बेटा, ये 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके आतंक मचाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो 48/12 किया 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, x की वैल्यू 4 आ गई। आगे देखते हैं, ऐसे ही 3x प्लस 8 को बेटा 20 के इक्वल पुट करना है। 3x प्लस 8 इक्वल टू मैंने 20 किया, तो 3x इक्वल टू बेटा यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से भी 4 आ रही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। लास्ट वाले को भी कंपैरिजन करोगे, लास्ट वाले से क्या आ रहा है, x² प्लस 8x इक्वल टू 12 किया, 12x, x² माइनस का 4x इक्वल टू 0। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं 12x को लेफ्ट में लेके आ गया, तो ये 12x माइनस के हो गए, तो 8 माइनस 12 बेटा -4 होते। अब इसमें से x लेंगे कॉमन। अब सुनना बेटा, जिन बच्चों ने ये कर दिया ना, x से x काट दिया, जिन बच्चों को लग रहा है इसकी कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी, जिन बच्चों को लग रहा है ध्यान से सुनना कि x² इक्वल टू बन गया 4x, x से x काट दिया, x इक्वल टू 4, गलत तरीका,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर आने चाहिए, क्यूबिक है तो 3 आंसर आने चाहिए। वो चीज़ अलग है, कभी कभी सेम आते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब बेटा मैं x कॉमन लूंगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो पहली वाली टर्म जीरो है या बेटा दूसरी टर्म जीरो है। दूसरी टर्म जीरो है तो x की वैल्यू 4 आ रही। अब मज़ेदार बात यह है यार, x की वैल्यू यहाँ पे 2 में 4 कॉमन आ चुकी, तो जो कॉमन वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। देखो यहाँ लिखा भी है नॉन जीरो, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे बढ़े, जल्दी करो। हाँ बेटा दिखाने पड़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो तुमने यहाँ निकाला यहाँ कुछ और आया, यहाँ निकाला यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और, तो वो कोई आंसर नहीं होगा, ये तो बदतमीजी हो जाएगी, है ना, सारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, चेंज करें, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बैठना, आगे ही बैठना बेटा पूरे साल। अब नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा अलग तरीका होता है। अगर मान लो, सुन लो पहले, लिखो मत, कुछ मत लिखो। पहली बात तो ये याद रखना कि ए बी इक्वल टू बी ए बिल्कुल होता नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं कर सकते मैट्रिक्स का। मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स का होता है उसमें एक लॉजिक लगता है। क्या लॉजिक होता है, अगर सपोज बच्चा मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है सपोज पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू मान लिया थोड़ी देर के लिए। अगर इसका ऑर्डर ऐसा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब n की वैल्यू p के इक्वल होगी। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो जब तक आपस में इक्वल नहीं होंगे तब तक हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब n इक्वल टू पी होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं वो आया c, वो आई कोई c मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई दो का करोगे तो कोई एक ही चीज तो आएगी, सी मैट्रिक्स आएगी। उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर तुम्हारा ये होगा, ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है ना बेटा, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस क्यू इसका ऑर्डर हो जाता है। इतना समझ में आया। अच्छा, अब मेरा एक सवाल सुनना ध्यान से। मैंने एक लिखी मैट्रिक्स ए, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और मैंने एक मैट्रिक्स लिखी बी जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। क्या इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यस, तुम कहोगे सर ये दोनों की शकल आपस में मिल रही है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का, क्योंकि दो मैट्रिक्स का आंसर अगर तुम निकालोगे तो मैट्रिक्स ही आने वाला है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 4 होगा। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर लिखूं बेटा, एक मैट्रिक्स मैंने ए लिखी, यहाँ लिख दिया मैंने 2 क्रॉस 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा 2 क्रॉस 3, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो तुम कहोगे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, मतलब ये तो सेम ही नहीं है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो मैच ही नहीं कर रहे, तो ये मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब मैंने पाप करा है यहाँ पे। समझ में आ गया। अब एक काम करो, इतना लिखो तो फिर मैं मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। लिखो बेटा, ये लिख दो, अंग्रेजी भी लिख दो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए बी इज डिफाइंड, डिफाइंड only if the number of column in A is equal to the number of rows in B। और उसके बाद में ऐसे करके एरो बना लो, जल्दी करो। चलो बेटा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मैं इसको पहले तुम लिख लो, मैं मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। जिनको आता है वो करना चालू कर दो बेटा, जिन बच्चों को 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेशन आता है वो करें, जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे देखेंगे। लिखो लिखो जल्दी लिखो। आता है तो लिखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐसा सीखा ही नहीं। देखो बेटा, मैंने मान लिया कि तुमने लिख लिया होगा सबने। पहले मेरे को ए बी निकालना है, पहले मेरे को ए बी निकालना है, तो मैंने ए बी इक्वल टू लिखा, मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी है बच्चा 1 3 -2 और 5। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है?
बिल्कुल है, क्योंकि वो भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो भी 2x2 का आने वाला है, पहली चीज। नेक्स्ट चीज, मल्टीप्लाई करते समय सारे बच्चे यहां देख लें जिनको नहीं आता है, मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करते हैं, ये वाली जो रो है फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैंने ये 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा, बोलो, 1 में करेंगे, तो 2 इंटू 1, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर इसका इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस साइन लगाया। अब सेकंड एलिमेंट का मतलब इसके सेकंड एलिमेंट्स में करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा, -2 में। ये तुम्हारा पहला एलिमेंट हुआ। आगे सुनो, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 2 का किस में करेंगे बेटा, 2 इंटू 3 कर देंगे, प्लस साइन लगाएंगे, और 4 का किस में करेंगे, 4 इंटू 5 करेंगे। ध्यान से समझो इस चीज को, समझ में आ रहा। आगे सुनो, मैंने पहली रो का मल्टीप्लाई पहली कॉलम के साथ करके यहां लिख दिया, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ यहां लिख दिया। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, ये क्या है, रो 1, तो 1 1 पहले लिखा, फिर 1 2 लिखा मैंने, क्योंकि 1 पहला वाला रो है और 2 का मतलब दूसरा वाला कॉलम है। मैंने ये लिख दिया, खत्म। पहली रो मेरी खत्म हो चुकी है, अब मैं दूसरी रो में चलूंगा, तो दूसरी जो ये रो है इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करेंगे, यहां लिखेंगे, फिर दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो 2 2 बन रहा है ना, तो यहां लिखेंगे। कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई बेटा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 इंटू 1, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, -2 में करेंगे, खत्म। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, और अच्छे से लिखेंगे। ये बन जाएगा 2 -8, 3 -4, ये बन गया 3 2 जा 6 और 20, 9 + 10, ये बन गया बेटा -6 -1, ये 26 और ये 19। दिस इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही बेटा किसी को, ये मल्टीप्लाई प्रैक्टिस जितनी करनी है मैं और बता रहा हूं। अभी ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया, करो कर बेटा कर, आ गया आंसर, सबका आ गया। अच्छा, अगर आ गया तो अब की बार बी ए निकालो, बी ए निकालो। तो बी ए में क्या करोगे, बी को पहले लिखोगे, जब बी ए निकाल तो बी ए वाली, हाँ बेटा करो करो करो, 2 4 3 2, इसका इसके साथ करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। बोलना नहीं है छोटू, करो अपना अपना, संडे को बोलना है, संडे को टेस्ट होता है ना, उसमें तो इतना बोलना है, कॉपी फाड़ दो पढ़ पढ़ के। सॉरी, ये आंसर है, यही आ रहा। करो जल्दी करो, 2 × 2 का मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, तुम्हें समझ में आ रहा है छुटकी। बस अच्छे से ऐसे रो कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी स्पीड बननी चाहिए, प्रैक्टिस से आएगी, है ना। अब आगे देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई करना, ध्यान से सुनना। ये इसका ऑर्डर कितना है, मान लेते हैं बेटा ये मैट्रिक्स है जिसको मैंने ले लिया थोड़ी देर के लिए ए, ये ले ली बी, ए मैट्रिक्स और मेरे को बी निकालना। ए का ऑर्डर कितना बेटा ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है बच्चा 2 × 2, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3। अच्छा, इनका जो मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है 2 × 3। क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल है, कर दो। मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान,
इस रो का मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ यहाँ, फिर थर्ड के साथ, पहली रो खत्म, ऐसे ही दूसरी करो, ट्राई करो, चलो पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। सुनो बेटा, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया मैंने इस रो का इस कॉलम का, वन का वन के साथ किया, वन आ गया, फिर इसका इसके साथ किया, ये माइनस का फोर आ गया, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो वन टू आएगा और माइनस सिक्स आएगा, वन का थ्री में करोगे थ्री आएगा, और माइनस टू का वन में करोगे तो माइनस टू आएगा। थोड़ी दूर दूर लिखते हैं। अब इसका करेंगे तो ये टू बन जाएगा, थ्री का टू में करोगे प्लस का सिक्स, टू का टू में किया फोर, नाइन, टू का थ्री में सिक्स, और ये थ्री। ऊपर आंसर आया बेटा माइनस थ्री, इधर आ गया एट, इधर आ गया माइनस का फोर, इधर आ गया कितना 13 आ गया, ये बेटा वन आ गया, ये नाइन आ गया। कितने बच्चों का ये एग्जैक्ट आंसर सही था, हाथ उठाना। सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो करो बेटा कर कर। अच्छा कचड़ा कर रही, आराम से कर, आराम से कर, बहुत आराम से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। अच्छा मल्टीप्लाई की इतनी स्पीड बना लेना, क्योंकि हमेशा याद रखना बेटा मैथ्स में जो सबसे टफ चीज़ होती है वो होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। नॉर्मल वाली हमेशा यही टफ होता, बाकी का पूरा मैथ्स आसान होता है। कभी भी तुम देखना कैलकुलेशन में गलती होती है तो फोर अपॉन, मान लो लिखा है एट अपॉन टू, बच्चे लिख के आ जाते हैं सिक्स, सिक्स में से एट माइनस करना है, टू माइनस, वो ऐसी गलतियां होती हैं। क्योंकि जितना एक्सीडेंट ज्यादातर उसी केस में होते हैं जब तुम गाड़ी आराम से चला रहे हो, दूसरा ठोक के निकल जाता है। यही होता है कि तेज चलाओगे तो वैसे ही पहले से सतर्क रहोगे, थोड़ा सा जागरूक रहोगे, तो इसलिए टफ क्वेश्चन में गलतियां नहीं होती, आसान में होती हैं। आगे बढ़े छोटू, देखो तुम्हारा आ गया बच्चा, आ गया को नहीं आ गया, तो जब तक नहीं आ जाए तो ऐसे कैसे कह दिया आ गया। तरीका समझ में आ गया। जैसे ये रो है तो इसका पहला इसका वन वन के साथ प्लस साइन लगाएंगे, फिर इसका इसके साथ ये लिख दिया, फिर इसी का इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, समझ में आ गया। फिर ऐसे सेकंड रो इसका 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 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे लिखो तीन तीन का मल्टीप्लाई, जल्दी करो। ये मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन तुम्हारा आता है एग्जाम में सीधा सीधा 5 नंबर का। मल्टीप्लिकेशन तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कुछ और पूछा जाता है जिसमें मल्टीप्लाई भी करना होता है, इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। बोर्ड एग्जाम में आता है सीधा सवाल, कर लो बेटा। इसमें हाँ बेटा ए भी नहीं दे रखा, मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है तो इन दोनों को ही निकालो, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है। यही ए भी निकालना है। अगर तुमने इसको थोड़ी देर के लिए अगर ए माना है और इसको बच्चा तुमने बी एज्यूम किया है, तो ये ए बी इक्वल टू, मेरे पास जगह कम है, मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो मैं यहाँ करता हूँ। टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो टू बन जाएगा, थ्री का जीरो में करेंगे तो जीरो बन जाएगा, फोर का थ्री में करेंगे 12 बन जाएगा, एक खत्म हो गया। देख लेना बेटा कैलकुलेशन, मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसका फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। देख लो बेटा, 4 × 3 कितना होता छोटू, बहुत बढ़िया। अब नॉर्मल ऐड कर दो, पहली क्लास आए थे कि नहीं।
नहीं आए सच में? मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी ये एक कराने के बाद मैं बता दूंगा, ठीक है पूरा। बेटा ये आंसर है, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करके आ गया। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो सीख गए हो, बिल्कुल है। बस इसमें चाहिए हमें ज़बरदस्त प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़े, कर लो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी में करनी। हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टी रहती है बेटा, कुछ मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हेडिंग लिखो सारे बच्चे। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिक्स का, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अगर बेटा ए बी है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ऐसा नहीं है नॉर्मल मल्टीप्लाई 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, बात एक ही होती, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। लिख लो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जल्दी जल्दी लिखते चलो। क्या बेटा? कभी 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 ऐसा हो जाता है, सुनो बेटा, कभी कभी ऐसा जरूर हो जाता है कि ए बी करो या बी ए करो वो सेम हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो ए का, नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे बात को। अब तुम्हारा कहने का मतलब है कि सर 2 x 2 की ये भी मैट्रिक्स ये भी है, तो आंसर इसका 2 x 2 का आएगा। लेकिन याद रखना बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इस बच्चे का सवाल अच्छा है, मैंने कराया भी था ये क्वेश्चन। मैंने एक सवाल कराया था, कहाँ गया है यार, ऐसे कैसे हो गया। हाँ ये वाला सवाल कराया था। यहाँ देख बेटा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स थी, मैंने ए बी निकाला तो उनका आंसर ये आया, और जब मैंने उल्टा कर दिया बी ए तो उसका आंसर ये आया। तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं क्या? नहीं ना। इसका मतलब दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो जरूरी नहीं है वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब फिर से एसी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। तो प्रॉपर्टी एक तो ये लिख ली, आगे बढ़े, जल्दी लिख बेटा स्पीड में। सेकंड प्रॉपर्टी खासकर ये जरूर लिखना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। चेंज करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसको समझना, पहले सुन लो लिखो मत। अगर तीन मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले तुम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका सी के साथ कर लो। या ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों का बी और सी का मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए के साथ कर लो। ऐसा मत करना कि ए का मल्टीप्लाई कूद के तुम सी के साथ कर लो, ये पॉसिबल नहीं होता मैट्रिक्स में। ऐसे ये नहीं करना है, तुम्हें इधर से उधर नहीं भागना है, समझ में आया? या तो इन दो का करके इसके साथ करो, या इन दो का करके फिर उसके साथ करो। तो ये लिखो बेटा, मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी होती है, ए बी सी जो भी है, ब्रैकेट का मतलब होता है पहले उनका मल्टीप्लाई करना, बोर्ड मास जो रूल लगाते हैं ना वो है ये सारे के सारे वन मार्कर होते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। ये लिखा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बड़ी आसान प्रॉपर्टी है, कुछ है नहीं, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि एक ए मैट्रिक्स है और बीच में ये, तो पहले ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर ए का मल्टीप्लाई ये अदर करो। लेकिन लिखते समय याद रखना, अगर ए आगे है ना तो मल्टीप्लाई करते समय ये आगे ही लिखोगे तुम, ये नहीं कि उठा के पीछे चिपका दो बी ए लिख दो। हाँ दूसरा, अगर सी है, सी पीछे है ना बेटा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इसके यहीं पे चिपकेगी जाके, ये यहाँ पे चिपक जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? ये होता है मल्टीप्लिकेशन में। जल्दी करो, कॉपी करो, ये अंग्रेजी नहीं भी लिखोगे तो ये लिख लो बेटा, क्योंकि ये पूछा जाता है वन मार्कर में। लिख लो लिख लो, कुछ मन छोड़ो। ये एक्चुअली इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज होती है,
वाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। मजेदार बात यह है बेटा, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए बी, ए बी मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। जीरो मैट्रिक्स का किसी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आता है। तो एक कंडीशन तो ये बन रही है कि x इक्वल टू जीरो हो सकता है। एक लिख मत बेटा, टाइम मिलेगा पूरा लिख मत। एक मैट्रिक्स ये बन रही है, एक मैट्रिक्स बन रही है कि बी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, ए भी हो सकता है, दोनों की दोनों जीरो हो। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये भी हो सकता है बेटा कि ए की वैल्यू भी जीरो नहीं है और बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है, तब भी आंसर जीरो आ रहा है उनका मल्टीप्लाई करके। क्योंकि बोलना ही ना छोटू, बोलना नहीं है, आराम से सुनना है, ठीक है, बोलना नहीं है। अब सुनो, उस केस में क्या रहेगा कि अगर दोनों मैट्रिक्स हैं, एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ ऐसा सिंबल बन गया कि उनको ऐड करने के बाद में आंसर जीरो बन रहा है, ठीक है, तो दो नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स भी, नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो आ सकता है। समझ में आया? तो बेटा ये कंडीशन लिख लो, ऐसे करके यहाँ पे और लगा दो सब में, ये और ये हो सकता है। समझ में आया? लिख लो बेटा जल्दी से। इफ ए बी इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है बेटा 1 मार्कर में, और ये 4 ऑप्शन नीचे मिलते हैं, जल्दी लिखो। ये प्रॉपर्टी लिखी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये अच्छी प्रॉपर्टी बेटा, आई क्या होता? बहुत बढ़िया। तो एक चीज याद रखना, पहली बात तो मैट्रिक्स में कभी भी डॉट नहीं आता है, मैट्रिक्स में कभी भी डॉट नहीं आता है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखोगे ए आई। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई चाहे तुम ऐसे आगे से लिख दो या बेटा पीछे से लिख दो, ये मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं रहता, एक मैट्रिक्स ए रहती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कोई एक मैट्रिक्स है बी, उसका मल्टीप्लाई आई के साथ करूं तो आंसर क्या आएगा बेटा? बी आएगा। समझ में आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लिखो, तो जल्दी लिखो, ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। कोई वन वन होती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ध्यान से, मेरे मेरे को पता है, तुम्हें पता है, मेरे को पता है तुम जरूर बोलोगे। मैंने लिखा 2 3 4 5, और इसका मल्टीप्लाई मैंने 1 0 0 1 के साथ कर दिया, कर दिया, मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया 0, 2 का मल्टीप्लाई 0, 3 का इसमें किया +3, 4 का मल्टीप्लाई 4, 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया 0, 4 का मल्टीप्लाई किया 0, 5 का किया 5। इसको बेटा सॉल्व कर लो, क्या आया? खोदा पाड़ निकली चुईया वही रहा ना, नहीं रहा? कोई चेंज हुआ क्या? तो सीधी सीधी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर कभी भी करते हैं तो ओरिजिनल चेंज जो मैट्रिक्स होती है वही आती है, ठीक है बच्चा, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की हो या 3 क्रॉस 3 की हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, 4 क्रॉस 4 की। हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3 क्रॉस 3 है, कॉलेज में जाओगे तो 4 क्रॉस 4 पढ़ोगे तुम जाके, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैट्रिक्स चैप्टर तुम आगे जाके भी कॉलेज में पढ़ोगे। चलो आगे देखो, ये प्रॉपर्टी लिख दी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी जो डॉट लगा हुआ है, डॉट नहीं होना चाहिए। ओ का मतलब होता है बेटा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो नल मैट्रिक्स का अगर किसी में मल्टीप्लाई कर दो तो ऑब्वियस सी बात है जीरो ही आंसर आएगा। समझ में आया बच्चा? लिख लो, ये ओ एक नल मैट्रिक्स होती है। ये जितने भी पॉइंट तुम लिख रहे हो ना, ये सारे 1 मार्कर में काम आएंगे। ये वाला लिख लिया, इसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी खत्म, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालो बेटा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग लिखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बड़ा आसान है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। पहले मैं सिखा देता हूँ, ध्यान से सुन लो बेटा, का डेफिनेशन लिखोगे पहले, सुन लो पहले, समझ लो। इधर देखो, अगर मान ले बेटा, लिखो नहीं, अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये बेटा टू, नहीं मैंने 2 क्रॉस 2 की लूंगा ही नहीं, ए बी सी डी ई एफ जो भी है,
ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, इसमें नंबर ऑफ रो बेटा 2 है और नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज को या तो हम 8 डैश से डिनोट करते हैं या फिर बच्चा हम इसको 8 टी से डिनोट करते हैं, बात एक ही होती है। बुक्स में लिखा हुआ तुम डैश देखोगे, कहीं कहीं टी लिखा होगा, ठीक है। ये रो पकड़ो, चिपका दो लाके, तो ABC, ऐसी रो को पकड़ के ऐसे लिख दिया। उसके बाद दूसरी रो को पकड़ो, इसके बगल में चिपका दो उल्टा, तो DEF। ये बेटा तुम्हारे पास है। अब मजेदार बात बताऊं, इसका ऑर्डर कितना है, तो जब जब तुम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2 बन जाएगा। समझ में आ गया। ये रो को, पहले रो को यहाँ चिपकाएंगे, दूसरे रो को उसके बगल में, तीसरी होती तो और उसके बगल में। बेटा आप कॉपी कर लो, जो अंग्रेजी लिखी है उसको लिखो, जल्दी करो, जल्दी से लिखो। ये सबको समझ में आया बेटा, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में ट्रांसपोज का आ गया है, कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनना। मान ले ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ा, एक बार इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज का मतलब मैंने उसको उल्टा ही कर दिया है ना। और मैंने क्या, इधर देख बेटा, एक बार मैंने फिर से ट्रांसपोज ले लिया, उसी सेम पोजीशन, मतलब इसी बच्चे को मैंने यहाँ खड़ा किया, इसको एक बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, तो ये एग्जैक्ट सेम बन गया। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी मेरी ये बन गई, पहली प्रॉपर्टी मेरी ये बन गई कि अगर मैं किसी चीज का 2 बार ट्रांसपोज लूंगा तो वो ओरिजिनल बन जाएगा। डन, पहला तो ये प्रॉपर्टी बन गई। आगे सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई ये बेटा एक कांस्टेंट है के, और उसके साथ में ए कर रहा है मल्टीप्लाई, और इसका मैं बोलूं ट्रांसपोज लेना है, तो जो के है, के तो कांस्टेंट है, तो के तो बाहर आ जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। एक चीज और देखो बेटा, थर्ड, अगर तुम्हारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, और मैंने बोला बच्चा कि इसका पूरे का ट्रांसपोज लेना है, तो ए का अलग ले लो, बी का अलग ले लो, तो थर्ड प्रॉपर्टी बन गई तुम्हारी ए डैश प्लस बी डैश। फोर्थ वन, अगर बेटा ए बी में अगल बगल चिपका दूं, और अगल बगल चिपकाने के बाद मैं बोलूं ट्रांसपोज लेना है, गलत आंसर, गलत आंसर, बता बेटा। अब सुनना, ध्यान से सुनना, होता ये है, इसमें उल्टा होता है, यहाँ स्टार बना लेना बेटा, यहाँ उल्टा होता है, बी डैश ए डैश होता है। इसका आसान एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ए बी लिखा है, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान ले बेटा, एक मैंने मैट्रिक्स ली 2 क्रॉस 3 की, और दूसरी मैट्रिक्स ली मैंने बी, जिसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 4, ले ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लूंगा ए डैश, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 क्रॉस 2। इसका ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूं, इसका ऑर्डर बन गया बेटा 4 क्रॉस 3। क्या इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब मैंने कुछ पाप करें, कुछ गलती करी है। अगर मैं इसको आगे लिख दूं, अगर बेटा मैं इसको आगे लिख दूं और फिर उसके बगल में मैं इसको लिख दूं, अब देखो कोई कोई टेंशन नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, तो इसलिए ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं एक प्रॉपर्टी और लिखना चाहूँ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के ट्रांसपोज पे कोई टेंशन नहीं, ए ट्रांसपोज माइनस, एक काम करो जल्दी से ये कॉपी करो बेटा, ये प्रॉपर्टी हो गई तुम्हारी ट्रांसपोज की, यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। जल्दी लिख लो अच्छे से। इतना लिखा, मैं आगे चेंज करूं कुछ, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टी लिख ली। अब आती है बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है बेटा, उसका तुमने ट्रांसपोज लिया और वो चेंज ही नहीं हुआ, ट्रांसपोज लेने पे भी चेंज अगर नहीं होती तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, मान ले बेटा मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए, जिसका है, मैंने लिखा 2 2 3 5 7
3 -1 -1 5 -1 और मैंने यहाँ लिख दिया सपोज 0, कुछ भी लिख दो। अब एक काम करते हैं बेटा, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो इस रो को ऐसे ही तो लिखूंगा 2 3 5। फिर बेटा उसके बगल में इस रो को मैं ऐसे लिखूंगा 3 7 5। फिर लास्ट वाली रो को पकड़ के मैं इसके बगल में लिखूंगा तो 5 -1 0। अब एक चीज चेक करो बेटा, 3 7 -1 होगा, ये 3 7 -1 होगा। ऊपर वाले और नीचे वाले को चेक करना, एग्जैक्ट सेम चीज आ गई ना। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसके ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, डायगोनल से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? ये दोनों जो मैट्रिक्स के जो डायगोनल छोड़ दो, इसके अगर ये है 1 2 तो ये 2 1 है, ये है 1 3 तो ये क्या है 3 1 है, ये है 2 3 ये 3 2 है। तो ये एलिमेंट्स एग्जैक्ट अपोजिट में सेम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जल्दी से लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिख के ये लिख लो, खासकर ये इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक के बाद एक मैट्रिक्स आती है स्क्यू सिमेट्रिक, वो लिखेंगे। लिख लो बेटा। चल बेटा आगे देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है बेटा कि अगर तुमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो -a के इक्वल आ गया। पहले समझ लो इसको, ऐसा सीन होता है कि एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे दे रखा 0, यहाँ दे रखा a तो यहाँ होना चाहिए -a, ये भी 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे दे रखा -b तो यहाँ होना चाहिए +b, यहाँ पे दे रखा सपोज c तो यहाँ होना चाहिए -c। मज़ेदार बात इसमें ये है, मज़ेदार बात ये है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल, अच्छा ये डायगोनल नहीं होता, ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूँ तो इसका ऐसे ही तो आएगा 0 a -b -a 0 -c b c 0। अच्छा पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले सकते हैं बेटा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हर एक एलिमेंट्स में से लेंगे, तो 0 में से माइनस कॉमन लोगे तो 0 ही रहेगा, इसका माइनस आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, इससे माइनस ले रहे हो तो ये माइनस बन जाएगा। जहाँ माइनस नहीं होता है तो वहाँ लग जाता है माइनस, ये -a बन जाएगा, 0 बन जाएगा, -c बन जाएगा, b बन जाएगा, c बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बेटा इसकी शक्ल किससे मिल रही? तो ये तो -a टाइम्स आ गया ना। तो अगर कभी भी किसी का ट्रांसपोज लेके वो -a के इक्वल आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाला जो एलिमेंट होता है वो इस वाले एलिमेंट्स के प्लस माइनस में अलग होता है। अगर ये प्लस का है तो ये क्या होगा? माइनस का। अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का। अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो यहाँ कितना होना चाहिए? -5। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ -7। अगर यहाँ प्लस के 7 है तो यहाँ माइनस के 7। मतलब आपस में एक दूसरे के साइन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो बच्चा, जल्दी करो, कॉपी कर लो ये। आगे दो, यहाँ तक डन हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार बनाना सारे बच्चे, यहाँ स्टार बनाना। ये तुम्हारे एग्जाम में एक सीधा सीधा 4 नंबर का सवाल आता है, 4-5 नंबर का पूछा जाता है। वो ये बोलेगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा कोई ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया। देने के बाद पूछेगा कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके लिखो, और ये कितने का मार्क्स का आएगा? ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी, ये आता ही आता है एग्जाम में, हर साल आता है। करना क्या है तुम्हें याद ये रखना है कि अगर वो लंबा वाला सवाल आएगा तो ये जो पार्ट लिखा मैंने 1/2 a प्लस a डैश जो लिखा है ये पूरा का पूरा बेटा होता है सिमेट्रिक पार्ट। ये जो पार्ट है बेटा ये होता है तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। समझ में आया? आगे सुनो,
कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर किसी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक पार्ट बोले, बताओ सिमेट्रिक पार्ट निकालो, ये तो तब है जब वो बोलेगा कि किसी मैट्रिक्स को ब्रेक कर दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो हम ये करेंगे, क्या लिखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सम करते समय 1/2 क्यों किया गया, कोई बच्चा बता देगा? बड़ा आसान होता है, क्यों 1/2 1 होता है, इसलिए क्योंकि एक ही तो मैट्रिक्स थी। यहाँ पे तुम देखोगे मैंने लिखा कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश जो है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और a माइनस ए डैश जो निकालते हैं वो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स दे दूं और मैं बोलूँगा इसका सिमेट्रिक बताना, तो क्या बताओगे? a प्लस ए डैश निकाल दो। अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे तो a माइनस ए डैश निकालो। और मैं बोलता हूँ एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके लिखो, तो क्या करोगे? फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया? तो एक काम करो, यहां से लेके यहां तक कॉपी करो, फॉर्मूले में बॉक्स को बंद, बॉक्स में बंद करो, जल्दी करो। तो अच्छा अच्छा लिखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर लिखना है यहां से यहां तक, बाद में यही नहीं याद रहता है। ये होगा ब्रेक होगा, क्योंकि होगा क्या, जब तुम किसी मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज निकाल दो, निकाल लिया, निकालने के बाद दोनों को आपस में ऐड कर लो, 1/2 कर दो, यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ए में से ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स माइनस कर दो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे ना बेटा, वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आता है हमेशा। और दूसरी चीज ये, अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट देखोगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस ए टाइम्स आता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज लेते हैं वो ऐसा ऐसा ही रहता है, मतलब उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, एक जो मैं बोल रहा था ये सवाल है, पूछा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, ये लास्ट सवाल है, मतलब लास्ट आज का सवाल है। अगर ये दे रखा, मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। माना कि ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए है, ए है, सबसे पहले मेरे को निकालना है सिमेट्रिक पार्ट। तो P इक्वल टू मैंने लिखा 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश लिखा। ठीक, अभी सुनते जाओ, थोड़ी देर सुनते जाओ। मैंने बड़ा सा ब्रैकेट लगाया बेटा, ए मैट्रिक्स मैंने कॉपी कर दी, 3 -2 और -5, -1 1 और 2, एक पार्ट मैं करूंगा बाकी का तुम। अच्छा, माइन प्लस करके मैं इसके बगल में कौन सी मैट्रिक्स लिखूंगा बेटा? इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ऐसे लिख दो, 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 और 2, ये लिखा 1/2 1/2 1/2। उसके बाद में मैंने लिखा, इन दोनों को ऐड किया, ये बेटा 6 बन गया, ये 6 बन गया, इसको इसके साथ ऐड किया तो ये 1 बन गया, इसको इसके साथ ऐड किया माइनस का 5 बन गया। लिखते चलो, अब तुम करना चालू कर दो बच्चा लोग, करना चालू कर दो छोटू। तुम्हारे पास पी मैट्रिक्स आ चुकी। अच्छा, एक चीज बताएं तुम्हें, ये बताएगी लड़की प्रार्थना, ये देख, डायगोनल एलिमेंट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। तुम भी देख ले बेटा, देख लेना, लिख मत। ये और ये दोनों आपस में सेम है, ये और ये आपस में सेम है, ये इसके इक्वल है। अगर ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी ये एलिमेंट जो हैं वो सेम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। और हमने यही तो प्रूव कर रहे थे कि सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो गई। समझ में आया? क्योंकि इसका अगर मैं ट्रांसपोज भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जैक्ट यही आने वाला है। ये मैंने पूरा का पूरा तुम्हारा कर दिया। आगे सुनो बेटा, अब दूसरी जो है मैट्रिक्स उसको क्यू ले लो, क्यू में ले लो स्क्यू सिमेट्रिक वाला, दैट इज ए माइनस ए डैश। सारे बच्चे ए माइनस ए डैश निकालो। समझ में आया? पहले पी निकाल लो, पी मेरा ये आ गया, ऐसे ही क्यू निकाल लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाओ इसमें। ये मैं टेस्ट में पक्का पूछूंगा, जितने भी मैट्रिक्स के टेस्ट लूंगा उसमें हर टेस्ट में ये सवाल पूछूंगा, वैल्यू बदल बदल के।
इसमें से ये माइनस करेंगे 0 बन रहा है, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो ये बेटा मेरा माइनस का 5 बन रहा है, इसमें से ये माइनस किया तो ये माइनस का 3 बन रहा है, इसमें से ये माइनस किया तो ये 5 बन रहा है, इसमें से ये माइनस किया ये 0 आ रहा है, इसमें से ये माइनस किया तो माइनस का 6 आ रहा है, इस ये माइनस किया तो प्लस का 3, इसमें से ये माइनस किया तो प्लस का 6, इसमें से ये माइनस किया तो 0। अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैंने किया वो सही है। अर्शप्रीत बता बेटा, यहाँ देखना ये जो मैट्रिक्स आई है ये कौन सी है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? चेक करो, आराम से चेक करो, धीरे धीरे। स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का बड़ा आसान तरीका, सारे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए बच्चा? 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0। और इधर उधर के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? अपोजिट साइन। तो देख ये 5 है तो ये -5 है, ये -3 है तो ये +3 है, ये 6 है तो -6 है। समझ में आ गया? तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई तुम्हारी? स्क्यू सिमेट्रिक। पी और क्यू निकालो, फिर मैं आगे का बताता हूँ क्या करना है इसमें। अभी बंद मत करो नोटबुक बेटा, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी और है 2 स्टेप। अच्छे से कर लो बेटा। और नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर होमवर्क की नोटबुक में मैं होमवर्क चेक करूंगा यहाँ पे, ठीक है? इतना करने के बाद में अभी बात खत्म नहीं हुई। इतना कर लिया? कर लो बेटा, कर लो। एक चीज और करना, अगर यहाँ पे थोड़ी सी जगह हो किसी के पास में तो ये और लिख लेना इस लाइन से ऊपर का A=1/2 A + A' प्लस 1/2 A - A'। फिर इस चीज को मैंने क्या माना? P, और इस चीज को क्या कंसीडर करा? Q। इतना लिख दो ऊपर ही, स्टार्टिंग में लिखना है बेटा, स्टार्टिंग में। बाद में भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इसके बाद में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख लिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लिखा? अब मेरे पास थोड़ी जगह की डेफिशिएंसी है बेटा, तो मैं ये हटाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद बेटा लिखोगे, पहले तुम ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो तो ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा 1/2 6 1 -5 1 -4 -4 और -5 -4 4। अच्छा, इसके साथ में प्लस क्या करना है? Q। हमें तो P + Q निकालना है ना बेटा, तो ये बन जाएगा 1/2, Q की वैल्यू ये रही 0, -5 -3 5 0 -6 3 6 0। ठीक है? और इन दोनों वैल्यू को बेटा ऐड करो। अब ऐड करने से पहले एक काम करना, हाफ कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट हाफ ले लो कॉमन। कॉमन लेने के बाद ऐड करो, तो 6 को 0 के साथ ऐड किया 6, 1 को 5 के साथ ऐड किया तो -4, -5 को इसके साथ ऐड किया -8, ये 6 बन गया, ये -4 बन गया, ये -10 बन गया, ये -2 बन गया, ये बेटा +2 बन गया, और ये तुम्हारा 4 बन गया। बना? हरमन एक चीज बता, ये 1/2 है, ये 1/2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा? सबके साथ का किसी एक के साथ? सबके साथ करेगा। तो 1/2 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो एक तरीके से 2 डिवाइड ही तो कर रहा हर जगह। तो अगर 2 बेटा हर जगह डिवाइड करेगा तो ये कितना बन जाएगा? 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 और 2। अच्छा, मजेदार बात यह है कि तुमने इतना काम किया बेटा। एक्चुअली हुआ क्या कि जब तुम ये कर रहे थे तो करते गए एग्जैक्ट ए मैट्रिक्स आ चुकी है, आ गई ना? अगर एग्जैक्ट ए मैट्रिक्स आ गई, हैंस प्रूव्ड। यही उसने तुमसे पूछा था, क्योंकि यहाँ तक पूरा सुन लो बेटा, सुन ले, बंद कर दो नोटो, फाड़ दो, आग लगा दो, माचिस मंगा। इसने बोला था कि एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्सप्रेस करने का मतलब था यहाँ से यहाँ तक छोड़ने को इसने बोला था। आगे बोला वेरीफाई योर रिजल्ट। वेरीफाई का मतलब है कि उसको पूरा सॉल्व भी कर दो, पूरा उसको सॉल्व भी कर दो। जैसे ही सॉल्व किया अगर एक इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरी कहानी बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। सारे बच्चे होमवर्क लिख लो बेटा। एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक फ्रॉम एनसीईआरटी बुक,
होमवर्क लिखो नोटबुक में। 3.1 में है ही क्या, वो टिक्की वाले सवाल हैं, वो तो ऐसे ही हो जाएंगे। 3.2 इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करना सीख के आओगे, ठीक है, स्पीड में। हाँ बेटा।